हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा के अच्छे होंगे। आज हम सभी पार्ट दूसरा लेकर आए हैं। बीटीसी प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम चलने वाला है, उसके संदर्भ में ये वीडियो है। और राजन सीरीज आप देख सकते हैं। राजन सीरीज का प्रैक्टिस सेट जो है बहुविकल्पी वाला आज दूसरा पार्ट चल रहा है। तो आज सीधा सीधा हम आपका समय न लेते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और उसमें विस्तृत चर्चा करते हैं हम लोग। और चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, आप देख रहे हैं कि लिखा है कि कंठ ध्वनि का सही प्रयोग। कंठ ध्वनि का सही प्रयोग है कुर्सी, खड़ग, मेज, नवात। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर होता है कि खड़ग। क्या होगा? खड़ग। 4 ऑप्शन था, इसमें राइट आंसर होगा खड़ग। अगला है कि वर्ण ल का उच्चारण स्थान है। वर्ण ल का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दंत, कंठ और तालव्य। तो ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालव्य। राइट आंसर क्या होगा? तालव्य। चलिए अगला क्वेश्चन। स का उच्चारण स्थल क्या है? कंठ है, दंत है, ओष्ठ है, तालु है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तालु। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए यहां देखिए, निम्न में हर्ष ध्वनि है ऐ, आ, ओ, ई, छोटी ई। इसका राइट आंसर क्या होगा? छोटी। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए। निम्न में ह्रस्व स्वर नहीं है। यहां पूछ रहा नहीं है। अ, ई, उ। आप जानते हैं अ, ई, उ ये होता है और बड़ा अ नहीं होता। तो राइट आंसर हमारा क्या है? आ। ये ह्रस्व स्वर नहीं है। अगला है कि करुड़ का विलोम क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। करुड़ का विलोम क्या होगा? कृतघ्न, शीलवान, कुपित और निष्ठुर। तो इसका विलोम क्या होता है? निष्ठुर। चलिए अगला क्वेश्चन। कृत्रिम का विलोम क्या है? कृत्रिम का विलोम असली, निर्मित, सहज नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक। कृत्रिम माने होता है कि जो मनुष्य द्वारा बनाया गया हो, और प्राकृतिक मतलब होता है जो ईश्वर प्रदत्त चीजें जो प्रकृति ने बनाई है। तो इसका राइट अगला, चलिए अगला क्वेश्चन। 40वां नंबर क्या है? तो अभिज्ञ का विलोम है। अभिज्ञ माने क्या होता है? जो ज्ञानी। अभिज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी। अज्ञ, चतुर, प्रज्ञ, अज्ञ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अज्ञ यानी अज्ञानी। ज्ञानी का अज्ञानी। तो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। इष्ट का विलोम क्या होगा? इष्ट का विलोम शत्रु, प्रतिद्वंदी, विरोधी, अनिष्ट। तो इष्ट का अनिष्ट। इष्ट का विलोम क्या होगा? अनिष्ट होगा। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ नहीं है? क, ग, ख और ढ। तो इसमें से क्या होगा? कंठ का उच्चारण स्थान क्या नहीं है? यानी ढ नहीं है। क्या नहीं है? ढ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए उसमें क्या लिखा है कि निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? निम्न में कौन संयुक्त वर्ण नहीं है? छ, ज्ञ, त्र और री। तो संयुक्त वर्ण क्या है? छ, त्रंग, ज्ञ, स्र। तो क्या इसमें नहीं दिया है? री नहीं दिया है। री आपका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण, ध्यान से देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान बिना बाधा और अवरोध के होता है ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? शीर्ष स्वर, स्वर। हमारा राइट आंसर क्या होगा? स्वर। व्यंजन होगा नहीं, ये होगा नहीं, और अब अवर दोनों होगा नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है? स्वर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन असत्य है? कौन असत्य है? ध्यान दीजिएगा इस बात को। ह ओष्ठ व्यंजन है, त ओष्ठ व्यंजन है, स ऊष्म व्यंजन है, छ संयुक्त व्यंजन है। छ संयुक्त व्यंजन है, बात सही है, द राइट आंसर। स ऊष्म व्यंजन है, भी सही है। आप जानते हैं तीनों प्रकार का जो स और ह होता है ऊष्म व्यंजन होता है, छत्रंग संयुक्त व्यंजन होता है, और फ ओष्ठ व्यंजन है, ये भी हमारा सही है। लेकिन कह रहा है कि त ओष्ठ व्यंजन है, तो ओष्ठ व्यंजन त नहीं है, इसका ये हमारा गलत है, यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा असत्य की बात कर रहा है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, त ओष्ठ व्यंजन नहीं है। चलिए चेक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि च वर्ग है, क्या बोल रहा है कि च वर्ग है, यानी कि तालव्य, दंत्य, दंतोष्ठ और ओष्ठ। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए, देखिए बताइए इसको। च वर्ग, च वर्ग क्या है? तालव्य है, ओष्ठ है, दंत है, दंतोष्ठ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तालव्य। च क्या है? तालव्य। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन पार्श्विक वर्ण है? निम्न में कौन पार्श्विक वर्ण है? य, ल, र और व। तो हमारा क्या होगा? य, र, ल, व। तो इसमें से जो है ल जो होता क्या है? ये हमारा पार्श्विक वर्ण है। क्या है? पार्श्विक वर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्क्षिप्त व्यंजन है? उत्क्षिप्त यही जो होता है, जहीं अगर कहीं भी विकल्प में अगर आपको ये दोनों प्रकार के अक्षर दिखें तो आप जान जाइए हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन यही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ब। ये उस व्यंजन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, लिखा है कि ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है, क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन, छत्रंग स्वर नहीं होगा, व्यंजन नहीं होगा, द्विगुण व्यंजन नहीं होगा, तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त व्यंजन। हमारा पहला ऑप्शन सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध है। आधीन, ये गलत है। आधीन, ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। अधीन, ये हमारा राइट आंसर है, अधीन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मांटेसरी विधि किस में उपयोग करते हैं? यानी मांटेसरी विधि का उपयोग हम किस में करते हैं? अगर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि मांटेसरी विधि किस क्षेत्र या किसके क्यों किया जाता है, तो आप जानिए लेखन के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या कह दिया है? मौन वाचन में, बिल्कुल गलत है। सस्वर वाचन में, ये भी नहीं होता है। समूह वाचन सस्वर नहीं होगा। देखिए लिखा हुआ ना, सिर्फ लेखन शिक्षण में क्या होता है? लेखन शिक्षण में उपयोग, सभी ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? सा। चलिए अगला क्वेश्चन, छ संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है, यानी पूछ रहा है कि छ किसके, छत्री वाला छ किसके संयोग से बना है? क, श, क, ज, क, श, ये तीनों गलत है। और ये भी, ये षटकोण वाला स है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क रहेगा। और हलंत जरूर देखिएगा आप लोग। तो ये अगर कहीं भी ये वाला दिखेगा तो मान लीजिएगा आप छत्री वाले छ की बात हो रही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? क और स के संयोग से छ बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द, पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द, पर्वत का यानी पूछ रहा है पर्यायवाची। ठीक, तो पर्याय घन नहीं होगा, आगार नहीं होगा, पादप नहीं होगा, आपका होगा कूट।
पर्वत का क्या होगा? कूट। चलिए, कह रहा है कि निम्न में कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। ट, ठ, ड ये तो है, लेकिन ढ नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? ढ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि ध्वनि का उच्चारण स्थान किसके आधार पर होता है? तालव्य के आधार पर, कंठ के आधार पर, दंत के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। ध्वनि का उच्चारण स्थान किसका? ध्वनि का उच्चारण स्थान, ध्वनि के उच्चारण स्थान पर आधार होता है दंत का। किसके आधार पर होता है? दंत। चलिए अगला क्या है? दंतोष्ठ से उच्चारित होने वाले व्यंजन। दंतोष्ठ से उच्चारित होने क, च, य, ठ और फ। तो जब इसका सीधे आप जानते हैं कि फ और व होगा। क्या होगा? फ और व होगा। कह रहा है कि संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर क्या है? संयुक्त स्वर की बात कर रहा है। अ, ई, उ, री ये नहीं है। आ तथा ब, अ, ई, उ, ए, औ, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, यानी जितनी बड़ी वस्तुएं बड़ी मात्रा में दी गई है, बड़ा, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ, ये क्या है? संयुक्त स्वर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। कितने हैं? 4। तो ऑप्शन पहला सही है हमारा। वही भाई है वो अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन व्यंजन होता है ना। लिखा है कि वर्ण स, स, ह कौन से व्यंजन कहे जाते हैं? स, स, ह स्पर्शी भी हो सकता है, संघर्षी भी हो सकता है। तो ऑप्शन में क्या दिए? अ, व, ब दोनों है। इसका मतलब हमारा यही सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है वाचन शिक्षण के द्वारा, लेखन शिक्षण के द्वारा, अ, ब दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन ध्यान दीजिए। लिखा है कि शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास। शब्दों के शुद्ध उच्चारण यानी जो हम जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, वाचन के द्वारा भी होता है, जो हम बोलते हैं, और लेखन के द्वारा भी होता है। इसका मतलब हमारा क्या है? उत्तर सही है। यानी शब्द का विकास कैसे होगा? जब हम बोलेंगे शुद्ध और जब लिखेंगे शुद्ध, तभी हमारा शुद्ध उच्चारण होगा। तो इसी की बात हो रही है। इसका मतलब आ और ब दोनों है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किसने किया है? ग्रामसन ने नहीं किया है, भोलानाथ तिवारी ने नहीं किया है, चक्सी ने नहीं किया, ग्रियर्सन ने किया है। वेरी गुड। चलिए ग्रियर्सन ने किया है। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किसने किया? ग्रियर्सन ने किया है। हिंदी वर्णमाला में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? हिंदी वर्णमाला में 18 बोलियां प्रचलित हैं। आप जानते हैं इसका राइट आंसर 18 होगा। चलिए लिखा है कि वर्ण द य से मिलकर संयुक्त वर्ण बनता है। द और य से मिलकर क्या बनेगा? द प्लस य, इससे मिलकर बनेगा, ये देखिए, दिया। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं, विद्यालय जैसे लिखते हैं आप लोग ना, विद्यालय, तो ऐसा ऑप्शन कहां दिख रहा है? बी में दिख रहा है। हमारा बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? वर्णमाला का आशय है। वर्णमाला का आशय है और कि वर्णमाला हम किसे कहते हैं? शब्द के समूह से वर्णमाला बनता है, वर्णों के संकलन से वर्णमाला बनता है, शब्द रचना से वर्णमाला बनता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह से वर्णमाला बनता है। यानी इसमें से सबसे अच्छा उत्तर, हम एक प्रकार से परिभाषा की बात किया गया है, तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। यानी क के बाद ख होना अनिवार्य है। क ख ग घ अंग सीक्वेंस में होना चाहिए। तो अगर इस तरह से दिया गया है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, तो हमारा वर्णमाला की परिभाषा सबसे एग्जैक्ट परिभाषा यही मानी जाएगी। ठीक,
चलिए, तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा? स। अगला क्या है कि हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52। हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए भाई, ये बी 52, ये आपका 52 सही है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पूरा व्याकरण ग्रामेटिकल पोर्शन से आज क्वेश्चन उठाया गया है। अयोगवाह, अयोगवाह क्या है? विसर्ग है, महाप्राण है, अल्प प्राण है, संयुक्त व्यंजन है। तो हम जानते हैं अयोगवाह क्या है? विसर्ग है, अंग और अह। रुकना या अर्थ, रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का द्योतक है? रुकना या अर्ध ठहराव किस विराम चिन्ह का द्योतक है? पूर्ण विराम, योजक, अल्प विराम, विस्मयादि बोधक। योजक चिन्ह जब कुछ वर्णों को अगर जोड़ना होता है तब योजक का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य पूरा होता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, एक कड़ी पाई। विस्मयादि बोधक, जब आश्चर्यचकित की बात होती है तब विस्मयादि बोधक का प्रयोग करते हैं। और जब कहीं रुकना होता है या ठहराव का बात आए तो अल्प विराम का प्रयोग हम करते हैं। तो हमारा स ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्या है? हर्ष, शोक, दुख तथा घृणा आदि द्योतक शब्दों के पश्चात कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है कि विस्मयादि बोधक। जब कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाए, बहुत ज्यादा दुख के कारण बन जाए तो हमारा क्या होगा? विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता है। शोक, खुशी की बात हो, दुख की बात हो, सुख, घृणा, नफरत की बात हो, इस तरह का अगर कोई वर्ड आता है तो वहां पर विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है। शब्द को संक्षिप्त लिखने में अपनाया जाता है, क्या अपनाया जाता है? पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह। तो कहते हैं शब्द को संक्षिप्त लिखने में यानी शॉर्टकट में लिखने में क्या होगा? लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हमारा डी सही ऑप्शन सही है, नहीं द सही है। शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है। शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपनाया जाता है। लाघव का चिन्ह, कोष्टक का चिन्ह, पूर्ण विराम का चिन्ह, अपूर्ण विराम का चिन्ह। क्या होता है दोस्तों? लाघव का चिन्ह, कोष्टक का चिन्ह, पूर्ण विराम का चिन्ह और अपूर्ण विराम का चिन्ह। तो शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए क्या होता है दोस्तों? कोष्टक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? सी। चलिए शब्द से अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। अगला क्या है कि प्रश्न सूचक विराम चिन्ह क्या है भैया? डी ऑप्शन। जब कभी इस तरह से हंसिया की तरह दिखे तो आप मान लीजिए क्या? तुरंत उत्तर प्रश्न सूचक शब्द। निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है? य, र, ल, व, ये तो सही है दोनों, यही नहीं सही है। बा, अंतस्थ नहीं होगा ये। पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है। पाठ्य वस्तु विश्लेषण होता है एक कहानी का, एक निबंध का, एक कविता का, एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एक कालांश की शैक्षिक सामग्री का एक पाठ्य वस्तु का विश्लेषण होता है। आनंद का विलोम क्या होगा? आनंद का विलोम क्या होगा? विष नहीं, विष नहीं होगा। आवानी, ये भी नहीं होगा। आनंद का होगा है विषाद, पापड़ भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? विषाद। आनंद माने जिसमें खूब आनंद आए, प्रेम आए, जिसमें इंटरेस्ट जगे, और विषाद माने जो बोरिंग वाला, जिसमें इंटरेस्ट ना आए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विरोध विरोध शब्द का विलोम है। विरोध शब्द का विलोम क्या होगा? तो सहमत। विरोध, सहमत माने, चलिए विरोध मतलब होता है कि किसी चीज का विरोध करना,
और उसका राइट आंसर होगा अगर विलोम समर्थन माने होता कि सहमति जाहिर करना, यानी कि उसको उसको सपोर्ट करना, विरोध नहीं करना। तो सहायता माने सहायता करना, सहमत माने किसी किसी चीज में हामी भरना, अनुरोध माने निवेदन या विनती करना। तो हमारा सबसे सटीक आंसर क्या होगा, विरोध का विलोम क्या होगा, समर्थन। राइट आंसर हमारा समर्थन है। श श ह स श श ह व्यंजन क्या कहलाते हैं भैया, ऊष्म व्यंजन। क्या होगा, ऊष्म व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं। आज आपका लगभग हम प्रयास करेंगे कि पूरा बहुविकल्पी क्वेश्चन खत्म हो जाए राजन सीरीज का। इसमें लिखा कि अहि शब्द का अर्थ है, अहि शब्द का अर्थ क्या होगा, सांप। क्या होगा, सांप या सर्प। माने होता है राजा, भौरा माने जानते हैं, शार्दुल माने आप जानते ही हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सर्प। स्थावर का विलोम शब्द है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा, अस्थावर का विलोम से चंचल नहीं होगा। एक क्वेश्चन हमको मिला था इनके एग्जाम में भी और कंपटीशन में मिला था। इसका राइट आंसर क्या होगा, जंगम। क्या होगा, जंगम। ये बहुत तेज पूछता है, लगभग मुझे जब से मैं एग्जाम दे रहा हूं मुझसे 3-4 बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, कुमुदुनी, कुमुदनी ये भी गलत, कुमुदनी ये भी गलत, कुमुदिनी ये सही है आपका। आपका राइट आंसर क्या होगा, कुमुदिनी। चलिए अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है श्रृंगार, 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 श्रृंगार। तो ये तीनों गलत है, ये भी गलत है, ये आपका सही है। श्रृंगार जब भी लिखेंगे तो ऐसे, उसके बाद ये, कोई कहीं बच्चे अक्सर ऐसे रटे रहते हैं श्रृंगार, यही चीज, ये जो चीज है यही नहीं रहेगा इसका, ये चीज। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है या कथन किसका है। आप ये उत्तर कोई बता सकता है दोस्तों, अगर बता सकते हैं कमेंट करिए फटाफट। इसका है कि श्याम सुंदर दास, रामचंद्र वर्मा, बाबूराम सक्सेना, सुमित्रानंदन पंत। बताइए बताइए फटाफट बताइए। भाषा संसार का नादमय चित्र या कथन किसका है, सुमित्रानंदन पंत जी का है। अगला है कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। देवनागरी की 2017 में क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद है, मेरे जो जूनियर लोग थे वो लेके आए थे क्वेश्चन, तो मैंने गेस किया था। देवनागरी लिपि की विशेषता संबंधित नहीं है, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त की जाती है। तो क्या होगा दोस्तों राइट आंसर, देवनागरी लिपि की विशेष संबंधित नहीं है, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए, तो यही आवश्यक नहीं है, देवनागरी लिपि विशेषता संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ण क्या है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्या है, वर्ण अथवा ध्वनि। तो ध्वनि ऑप्शन में है नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, वर्ण। अगला क्या है, अनुग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम है, अनुग्रह का होता है विग्रह। आग्रह होगा नहीं, ग्रहण होगा नहीं, संग्रह होगा नहीं, तो विग्रह। अनुग्रह का विलोम क्या होगा, विग्रह। अब्ज शब्द का अर्थ है, अब्ज शब्द का शंख भी होता है, कपूर भी होता है और कमल भी होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब्ज, अभी तक आपको नहीं मिला होगा कि अब्ज मतलब कि कमल भी होता है। अक्सर हम लोग नीरज, पंकज, ध्वज, अंबुज, नीरज यही सब पढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब कमल भी होता है। अब्ज का मतलब, अब्ज का मतलब कमल भी होता है, कमल
कपूर, शंख, शंख तीनों होता है। तो हमारा क्या है राइट आंसर उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क से म तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? क से म तक के व्यंजन क्या कहलाएंगे? अस्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ, संयुक्त। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अस्पर्श। क्या होगा? अस्पर्श। निम्न में से अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? किसका? समुद्र का। जलधि है, उदधि है, पयोधि है, उर्वशी नहीं होगा। यही हमारा राइट आंसर है। अगर किसी भी जैसे कोई वर्ड दिया, देखिए कॉमन सेंस देखिए, जलद, उदय, लास्ट में क्या है? धी है, धी है, धी है। अगर धी लगा हुआ है समझिए समुद्र का पर्यायवाची है, और उर्वशी में नहीं लगा है, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या है? उर्वशी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? गिरिराज, हिमाद्री, गिरिजेश, नगराज। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? गिरिजेश। नगराज माने भी होता है क्या? हिमालय। गिरिराज माने हिमालय, आप देख ही रहे हैं दोनों मैच कर रहे हैं, और हिमाद्री माने भी हिमालय होता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? गिरिजेश। निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो क्या होगा? भारती है, महाश्वेता है, वीणा पाड़ी है, पद्मा नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? पद्मा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? दिनेश है, प्रभाकर है, दिनकर है, निशाकर नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? निशाकर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका जो है ललाम, मंजूषा, चारू, मंजुल। तो राइट आंसर क्या होगा? मंजूषा। मंजूषा शब्द क्या है? सुंदर का पर्यायवाची नहीं है। कितना क्वेश्चन है इसका भी? अच्छा, चलिए तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? तो सीधे जान मंजूषा। और उज्जवल, उज्जवल का समानार्थी है, उज्जवल का समानार्थी क्या होगा? धवल, कुंठा, स्वच्छ, पवित्र। उज्जवल माने उजाला या सफेद, और धवल माने भी वही चीज है, तो इसका मतलब होगा धवल। उज्जवल का समानार्थी शब्द क्या होगा? धवल। चलिए अगला क्वेश्चन क्या? ऊर्जा का समानार्थी है, ऊर्जा का समानार्थी क्या होगा? तेज, तीव्रता, उष्णता, ओज। तो इसका राइट आंसर क्या? ऊर्जा माने एनर्जी यानी संचार करना, ओज का मतलब ही वही उत्तर होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओज। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन फटाफट देखिए। चलिए कह रहा है कि गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं अवबोध की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, अवबोध दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि गृह कार्य किस लिए दिया जाता है? कि हमारे बच्चे का ज्ञान बढ़े और उसमें कोई त्रुटि न हो, यानी अवबोध और ज्ञान दोनों होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? स। अगला क्या है कि वाचन शिक्षण की विधि क्या है? वाचन शिक्षण की विधि, संप्रेषण विधि, अवबोध दोनों, अनुकरण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? स। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है मनन की शक्ति का विकास, तार्किक शक्ति का, योग्यता का विकास, इनमें से कोई नहीं, अवबोध दोनों। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? दोनों। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या है? मनन शक्ति और तार्किक योग्यता का विकास ही मनन शक्ति का विकास है, शिक्षण का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन क्या है? लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि क्या है? लेखन शिक्षण, बोलने का कौशल नहीं होगा, गलत है। लिखने का कौशल, ये भी गलत है।
उपरोक्त सभी देखते हैं। चलिए, कि लेखन शिक्षण का प्रमुख विधि, तो पढ़ने का जो कौशल होता है उसी का विकास करना ही क्या है, सॉरी गलत हो गया, लेखन शिक्षण का प्रमुख विधि क्या है, बोलने का कौशल, पढ़ने का कौशल, लिखने का कौशल, उपरोक्त सभी। तो भाई लेखन संबंधी तो लिखने का विकास होगा ना, तो लिखने कौशल का विकास होता है। चलिए अगला क्या है, वाचन शिक्षण का उद्देश्य। वाचन शिक्षण का उद्देश्य में किसका होता है विकास, बोलने के कौशल का विकास, पढ़ने के कौशल का विकास, आवा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या वाचन, वाचन माने बोलने से क्या होता है, वाचन माने वाचना यानी पढ़ना या बोलना दोनों, इसका मतलब क्या होगा, दोनों सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, फटाफट रफ्तार के साथ दोस्तों। स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होगी, स्पर्श व्यंजन की संख्या क्या होती है, सीधे जब जान लिए 25, कितना होता है 25। चलिए, निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है, क, ठ, प, फ। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, क जो है अल्प प्राण माना जाता है। पहला और तीसरा अल्प प्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण। तो हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है, तो क हमारा जो है महाप्राण नहीं है। कृष का विलोम क्या है, कृष का विलोम होगा स्थूल। क्या होता है दोस्तों, स्थूल। क्या होगा, स्थूल। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों फटाफट। इनमें से भाषाई कौशल नहीं है, लेखन, पठन, गद्य, वाचन। तो लेखन तो है, पठन भी है, वाचन भी है और गद्य नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, गद्य। ये 124 क्वेश्चन दोस्तों राजन की सीरीज में बहुविकल्पी क्वेश्चन था, जिसको मैंने आज पूरा कर दिया है। कल आपका अति लघु उत्तरी क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और यहीं पे सारा पीडीएफ सारा मिल जाएगा इस चैनल पे आपको, और सारा बहुविकल्पी क्वेश्चन। केवल हमारा वीडियो देखते रहिए, कुछ कोई भी काम करते रहिए वीडियो देखते रहिए, आपका लेक्चर सुन के आपका तैयार हो जाएगा। कहीं भटकने की जरूरत नहीं दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, केवल आप पढ़ाई पे ध्यान फोकस करिए, और मेरा विश्वास करिए कि आपको जो है 24 नंबर लाने में कोई रोक नहीं पाएगा। केवल आप पूरी तन्मयता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पढ़ाई करिए। केवल इस क्वेश्चन को देखते रहिए, लेक्चर सुनते सुनते आपका तैयार हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ठीक है, ये आपका जो है पूरा ऑप्शनल का क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिया। कल आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति लघु उत्तरी क्वेश्चन पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, और उस संभवतः जो है सरल भाषा में बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से। तो दोस्तों ये आपका 124 क्वेश्चन कल और आज मिलाकर खत्म हो गया है, और कल फिर मिलेंगे हम आपको एक नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ दोस्तों, नए संचार के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड।